हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। इस सेशन से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक सीरीज की, जिसके अंदर हम कैट 2024 के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट फॉर्म में कवर कर लेंगे। 22 क्वेश्चंस थे हर एक स्लॉट के अंदर, टोटल 3 स्लॉट्स थे, तो 66 क्वेश्चन जो आपको पूछे गए हैं 2024 में क्वांट सेक्शन से, वो सभी क्वेश्चंस इस सीरीज में हम कंप्लीट कर लेंगे। आई एश्योर यू गाइस कि इनका डिटेल्ड सॉल्यूशन समझने के बाद आपको बहुत हेल्प हो रही होगी कैट एग्जाम के पैटर्न को समझने में। जो आपको पूछा गया है, जो कंसेप्ट पूछे गए हैं, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो क्लासरूम में हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कितना रिलेट करते हैं वो आपके एक्चुअल पीवाईक्यूज से, ये आपको एनालिसिस करना होता है स्टूडेंट्स। और डेफिनेटली गाइस, जब भी आप कैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो रिसेंट एग्जाम में क्या पूछा गया है वो तो आपको पता होना ही चाहिए। तो हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट पीवाईक्यूज तो एटलीस्ट कवर करता ही है। तो 66 क्वेश्चन हम कवर करेंगे इस सीरीज के अंदर। सारे वीडियोस को आप कवर कर लें, हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन, और जो शॉर्ट ट्रिक्स काम आती है, जो स्मार्ट अप्रोचेस काम आती है, कुछ नए कंसेप्ट आपको मिलेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर, उन्हें नोट डाउन कर लें। एंड आई गारंटी यू गाइस कि अगर आपने 66 क्वेश्चन को अच्छे से समझा है तो डेफिनेटली आपको हेल्प होने वाली है आपके लिए आपके अपकमिंग कैट एग्जाम में। ओके, तो शुरुआत करते हैं गाइस बिना समय खराब किए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2024 स्लॉट 1। ये क्वेश्चन आपका रिमाइंडर के ऊपर बेस्ड है स्टूडेंट्स, जहां आपको बताना है कि 10 की पावर 100 में अगर 7 का डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। कंसेप्ट वाली क्लासेस जो हमने कवर की है अब तक, उसके अंदर हमें बेसिक्स ऑफ रिमाइंडर, अगर आपने केवल फर्स्ट क्लास भी कवर किया है जो मैं आपको यूजुअली पढ़ाता हूं, तो भी ये क्वेश्चन काफी इजीली आप बना सकते थे। हाउएवर आप यूलर फॉर्म से भी कर सकते हैं, आप फॉर्मेट थ्योरम से भी कर सकते हैं, किसी फॉर्म से, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। पहले हम करते हैं बेसिक से। 10 की पावर 100 में दिया 7 का डिवाइड। सर हम सेपरेट रिमाइंडर पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो 10 में अगर 7 का डिवाइड दूंगा रिमाइंडर आएगा 3। इसका मतलब मुझे कैलकुलेट करना है कि 3 की पावर में 100 का डिवाइड देने पर, सॉरी 3 की पावर 100 में 7 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आप बोलोगे सर एक काम करिए, 3 स्क्वायर की पावर 50 किया, क्यों किया? क्योंकि इसको पावर को हमें छोटा करना होगा स्टूडेंट्स। आप चाहें तो 3 क्यूब भी कर सकते हैं डायरेक्ट। क्लियर? 3 स्क्वायर बाय 50 डिवाइड बाय 7, तो अल्टीमेटली 9 की पावर 50 डिवाइड बाय 7 बना। सर यहां एक छोटी सी बात समझ में आनी चाहिए कि 9 में अगर 7 का डिवाइड देंगे रिमाइंडर आएगा 2, तो 2 की पावर 50 में 7 का डिवाइड देके रिमाइंडर कैलकुलेट करना हुआ। स्टूडेंट्स, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि 2 क्यूब अगर मेंटेन कर लूं तो 2 क्यूब इज 8, और 8 में 7 का डिवाइड दूंगा रिमाइंडर 1 मेंटेन हो जाएगा, मेरी कैलकुलेशन काफी इजी बन जाएगी। तो आपने कहा सर इस पावर को आप पहले 3 का मल्टीपल बनाएंगे, मतलब ऐसी पावर में ब्रेक करिए कि आप 2 क्यूब यूज कर पाए। तो इससे जस्ट पहले 3 का मल्टीपल 48 था, मैंने इस तरीके से ब्रेक करके लिख दिया अपॉन 7। अब 2 की पावर 48 की अगर बात करें तो आप बोलोगे सर इसको वी कैन राइट 2 क्यूब की पावर 16 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 7। तो आपने कहा सर 2 क्यूब मतलब 8, 8 में 7 का डिवाइड देंगे रिमाइंडर 1 आएगा। 1 की पावर 16 1 इंटू 2 स्क्वायर मींस 4 इज द करेक्ट आंसर। कोई भी यूलर थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, 2-3 स्टेप्स के अंदर आपका आंसर आ गया था काफी कंफर्टेबली। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमें तो यूलर से ही सॉल्व करना है, तो आप यूलर से भी सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। क्या कहता है यूलर कंसेप्ट स्टूडेंट्स? वो कहता है इतनी छोटी बात कि सर 10 की पावर 100 अगर लिखा है तो आप डिवाइड देंगे यूलर ऑफ डिनोमिनेटर, ये एक प्राइम नंबर है सर, तो आप डिवाइड देंगे यूलर ऑफ 7, और यूलर ऑफ एनी प्राइम नंबर जो होता है वो p-1 होता है। ये बात हम कई बार ऑब्जर्व कर चुके हैं, कई बार अप्लाई कर चुके हैं। तो 7-1 अल्टीमेटली 6 बनेगा। 100 में 6 का डिवाइड दिया, रिमाइंडर आया 4, तो अल्टीमेटली 100 में 6 का डिवाइड आया दिया, रिमाइंडर आया 4। हम इस पावर को रिमाइंडर से रिप्लेस कर सकते हैं, ये हम यूलर थ्योरम में कवर करते हैं गाइस। 10 की पावर 4 डिवाइड बाय 7। स्टूडेंट्स, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? 10 की पावर 4 को आई कैन राइट 100 इंटू 100
10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर बाय 7। तो अल्टीमेटली 100 में 7 का डिवाइड देंगे, रिमाइंडर आएगा 2, और 100 में 7 का डिवाइड देंगे, रिमाइंडर आएगा 2। तो अल्टीमेटली 4 डिवाइड बाय 7, तो रिमाइंडर आपका बनता है स्टूडेंट्स 4 ओनली। यही आपका करेक्ट आंसर था। आई एम डैम श्योर बच्चों बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिन भी स्टूडेंट्स ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कवर किया है मेरे साथ, ये डायरेक्ट हमारे क्लासरूम नोट से क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे ऐसे। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं टॉपिक मुझसे, वो एक फॉर्मूला याद रखें, उसको मैं कंसेप्चुअल क्लासेस में पूरा प्रूव भी करता हूं कि सम ऑफ ऑल द n digit numbers made by n distinct digits। क्लियर? ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला में आपके लिए लिख रहा हूं, इसको मैं प्रूव कर चुका हूं मैं हमारी कंसेप्चुअल क्लासेस के अंदर। अगर n डिजिट का नंबर है तो आप बोलोगे सर, फॉर एग्जांपल गाइस देखो, क्वेश्चन को पैटर्न समझो ना, इस क्वेश्चन को भूल जाओ, इस बात को समझो क्या लिखा है। सम ऑफ ऑल द n डिजिट नंबर्स मेड बाय n डिस्टिंक्ट डिजिट्स। अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास 5 डिजिट है, 3 है, 5 है, 8 है, 7 है और 9 है। अब इसको मैं शफल करके जितने भी नंबर बनाऊंगा तो आप बोलोगे 3 5 8 7 9 बन सकता है, उसके अलावा 3 8 5 7 9 बन सकता है। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर पांचों अलग अलग है तो फैक्टोरियल 5 तरीके से आप इन्हें शफल कर सकते हैं और 120 नंबर्स बनेंगे। दो आप देख पा रहे हैं, 35,879। अगला दिखा रहा हूं आपको 38,579। अगला यही बन सकता है 58,379। ऐसे टोटल 120 केसेस बन सकते हैं, ये बात आपको पता है। 120 केसेस बन सकते हैं, क्लियर? तो उन 120 नंबर्स का सम कितना होगा ये कैलकुलेट कर रहे हैं हम इस फॉर्मूले के थ्रू। कितनी बड़ी बात कैलकुलेट कर रहे हो, समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? 5 डिजिट के 120 नंबर लिखे जाएंगे। उन्हें लिखना फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन बिना लिखे उनका सम हम निकाल रहे हैं। और इस सम के फॉर्मूले के पीछे क्या बेसिक है वो मैं आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी। तो यहां मैं केवल डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। अगर n डिजिट आपके पास है तो फैक्टोरियल n-1 into sum of all the digits into 111 n time, 11 and so on n times। ये आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 3 4 5 6 इनका अगर सम निकालना है, मतलब इससे हम टोटल 24 नंबर्स बना पाएंगे, उन 24 नंबर्स का सम निकालना है, तो यहां सर n की वैल्यू कितनी है? नंबर ऑफ डिजिट्स 4 डिजिट, तो n की वैल्यू 4 है। तो यहां आप करोगे फैक्टोरियल 3 इनटू सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। ये कितना मिलने वाला है स्टूडेंट? 7 + 5 12 + 6 18 इनटू 111 4 बार, जितने डिजिट है उतनी बार आपका 11 आएगा। तो आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट्स कि 3 4 5 6 को शफल करके टोटल 24 नंबर्स बनेंगे और उन सभी 24 नंबर्स का सम कितना होगा वो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आई एम डैम श्योर बच्चों यहां तक की बात आपको क्रिस्टल क्लियर है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपको हमेशा पता होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, क्या कह रहा है क्वेश्चन? द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स a b c d
ABCD आपके नॉन जीरो डिजिट्स है, ईच डिजिट अपीयरिंग, यहां पे नॉन भी लिख लो स्टूडेंट्स, ऑब्वियस सी बात है नॉन जीरो डिजिट होगा तभी हम शफल करेंगे तो 4 डिजिट के नंबर ही मिलेंगे, बाकी 3 डिजिट के नंबर मिल जाएंगे, एक भी जीरो हुआ तो ना। तो n नॉन जीरो, क्लियर, ये आपका फॉर्मूला होता है ना। विथ ईच डिजिट अपीयरिंग एग्जैक्टली वंस इन एवरी नंबर इज 153310 प्लस n। बच्चों ध्यान दें, अगर 4 डिजिट आपके पास है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि आपका सम जो आने वाला है सर, 4 डिजिट ABCD है, मतलब n की वैल्यू 4 है, तो फैक्टोरियल n माइनस 1 ये आपका फैक्टोरियल 3 बना, इनटू सम ऑफ ऑल द डिजिट्स वो बना आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अरे बोलो हाँ या ना। तो अभी आप बोलोगे सर इनटू, इनटू क्या करना होता है 111 n टाइम्स। सर यहां अगर 4 डिजिट मेरे पास है तो 111 में लिखूंगा 4 बार। क्या आपको मेरी बात समझ में आई स्टूडेंट्स? और ये जो होगा, ये जो सम आएगा वो कितना आएगा सर? वो क्वेश्चन कह रहा है कि 153310 प्लस n आएगा। स्टूडेंट्स क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि n एक सिंगल डिजिट का नेचुरल नंबर है, मतलब जब इसमें n ऐड करेंगे तो 10 के पास या तो 11 हो सकता है या 12 हो सकता है या 13 हो सकता है, एंड सो ऑन अप टू 19 हो सकता है। तो 153319 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है और मिनिमम वैल्यू, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है तो n 1 भी हो सकता है, मतलब 153311 भी इसकी वैल्यू हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि सर अगर ये नंबर मुझे देखना है तो एक काम करता हूं कि अगर ये प्रोडक्ट, बच्चे ध्यान देना, ये प्रोडक्ट 6 का मल्टीपल, बिकॉज फैक्टोरियल 3 जो होता है वो 6, उसकी वैल्यू 6 होती है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो 6 का भी मल्टीपल है। फिर पूरा सम आया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और फिर आया 1111। बच्चों क्या इस 1111 में 11 का डिवाइड जाता है? हाँ सर जाता है। तो आप बोलोगे सर इट इज नॉट प्लस, इट इज इनटू ना, इट इज इनटू। तो ये जो नंबर आ रहा है सर ये 6 और 11 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, 6 और 11 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। तो एक काम करो सर, 11 का मल्टीपल जस्ट इस नंबर के बाद 153310 के बाद, अगर आपको 11 का मल्टीपल चाहिए 153310, बच्चों ध्यान देना, 153310 प्लस n करूंगा तो क्या लास्ट यहां n आ जाएगा? अरे फॉर एग्जांपल बच्चों में 30 प्लस n अगर मुझे करना है और n एक सिंगल डिजिट नंबर है, n की वैल्यू 2 हुई तो ये 32 बन जाएगा, n की वैल्यू 7 हुई तो ये 37 बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो मतलब जीरो की जगह n आ जाएगा। और ये नंबर मुझे बनाना है बच्चों किससे डिविजिबल? 11 से डिविजिबल बनाना है। सर 11 से डिविजिबल बनाना है तो 11 का रूल तो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं पूरी क्वांट सेक्शन में। n3 sum of all the digits at odd places, that is 8 plus n, minus sum of all the digits at even places, second, fourth and sixth, तो ये आ रहा है 5। ये दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 0 भी हो सकता है, 11 का कोई भी मल्टीपल चलेगा। क्या आप स्टूडेंट्स इसे 0 कर सकते हैं? सर 0 करने के लिए n को -3 करना पड़ेगा, लेकिन n आपका एक नेचुरल नंबर है तो ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो अगला क्या कर सकते हैं, 8 प्लस n माइनस 5 आप 11 के इक्वल कर सकते हैं क्या? करके देखो सर। तो ये 8 माइनस 5 n प्लस 3 इक्वल टू 11 बना, n इक्वल टू 8 बना। हाँ सर, n की वैल्यू अगर 8 कर दी आपने, n की वैल्यू अगर आपने 8 कर दी है तो डेफिनेटली क्या होगा सर? डेफिनेटली क्या होने वाला है, ये 11 का मल्टीपल बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। सर ये 11 का नंबर क्या बन जाएगा हमारा? 153318। बच्चों ये नंबर 11 का मल्टीपल तो आपने बना दिया, क्या ये 6 का मल्टीपल भी है? तो आप बोलोगे 6 का मल्टीपल अगर है, होना है इसे, तो ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो ये 2 से तो डिविजिबल है ही,
क्या ये 3 से भी डिविजिबल है? आपने कहा 6 प्लस 6 प्लस 9, सर सम 21 बन रहा है। हाँ सर, ये 3 से भी डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, मतलब 66 से डिविजिबल है। आप बोलोगे अल्टीमेटली क्या है स्टूडेंट्स? अब हम चेक कर लेते हैं छोटी सी बात कि 6 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू 111 किया इक्वल टू हमें मिल रहा है 153318। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि 6 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ गया बच्चों? 6 इंटू 111 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये 666 बन जाएगा? और अब हमें कैलकुलेटर से चेक करना चाहिए। वैसे ना एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो ऐसी कैलकुलेशन में सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स कि आप कैलकुलेटर से ही कर लें अपॉन 666। तो ये सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 23। सर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मतलब उन चारों डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट का सम 23 होना चाहिए। इन दैट केस n मस्ट बी इक्वल टू 8 दैट वी हैव कैलकुलेटेड ऑलरेडी कि n की वैल्यू 8 होनी चाहिए। हमें पूछा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस n, तो इसकी वैल्यू तो 23 कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी वैल्यू 8 पता पड़ चुकी है। करेक्ट आंसर इज 31। आई एम डैम श्योर ये बात समझ में आ चुकी है। तो देखो, मेरा मोटिव केवल आंसर लाना नहीं है स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि आप पूरा कंप्लीट फॉर्म में इन बातों को समझ जाएं। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कैट 2024 का ये क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। टू प्लेसेस ए एंड बी आर 45 किलोमीटर अपार्ट एंड कनेक्टेड बाय ए स्ट्रेट रोड। Anil goes from A to B while Sunil goes from B to A, starting at the same time. They cross each other in exactly 1 hour 30 minutes. If Anil reaches B exactly 1 hour 15 minutes after Sunil reaches A, the speed of Anil in kilometer per hour is what guys? ये एक्चुअल क्वेश्चन है गाइस, एक्चुअल क्वेश्चन है, एक्चुअल कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है जो हमने क्लासरूम में कवर किए थे स्टूडेंट्स। अभी भी इन कंसेप्ट की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अवेलेबल है स्टूडेंट्स। तो कैट 2024 के पहले जो सेशन हुए हैं, चाहे वो 20 मस्ट सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो, चाहे बेसिक्स ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो, हर जगह मैंने आपको ये कंसेप्ट कराया था। क्वेश्चन हम कर लेंगे, क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट जो आपको हमेशा पता होना चाहिए वो क्या है स्टूडेंट्स? काफी रिपीटेडली आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2020 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था और 2024 में पूछा गया है। मतलब कंटिन्यू 5 सालों के अंदर 4 साल में आपको इस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कंसेप्ट को बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर 2 पॉइंट ए और बी है स्टूडेंट्स, अगर 2 पॉइंट पी और क्यू मान लो, यहां क्वेश्चन में ए भी दिया है, एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूं, पी और क्यू मान लो। अगर यहां से कोई पर्सन ए निकल रहा है, दोनों एक साथ निकलने चाहिए स्टूडेंट्स, दोनों एक साथ अगर पी और क्यू से निकले, ये कहीं भी आकर मिले बीच में, माना कि इस पॉइंट पर मिलते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है स्टूडेंट्स, माना कि ये इस पॉइंट पर मिलते हैं, तो अगर ये सेम टाइम पर निकले थे, माना कि ये 11 बजे निकले और ये 11:30 बजे मिल गए, मतलब ये भी आधे घंटे चला, ये भी आधे घंटे चला। माना कि ये 12 बजे निकले थे और 4 बजे मिले, मतलब ये भी 4 आवर चला, ये भी 4 आवर चला। बोलो यस और नो। तो स्टार्टिंग पॉइंट से मीटिंग पॉइंट पर पहुंचने में इनको जो टाइम लगा है वो टाइम होता है सेम। हमेशा इस बात का ध्यान रहे आपको। क्लियर? और मीटिंग पॉइंट्स पर मिलने के बाद, माना कि फर्स्ट पर्सन मीटिंग पॉइंट पर मिलने के बाद डेस्टिनेशन पे पहुंचने पर अगर वो TA टाइम ले रहा है, क्या ले रहा है स्टूडेंट्स? T1 बोल लो, T1 टाइम ले रहा है, और मीटिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए सेकंड पर्सन T2 टाइम ले रहा है, तो इस केस में
टी स्क्वायर इज इक्वल टू T1 इंटू T2 होता है। इसके पीछे का बेसिक में कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, अभी भी वो कंसेप्ट मौजूद है यूट्यूब पर। ओके स्टूडेंट्स, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू T1 इंटू T2। अगर दोनों की स्पीड का रेशियो निकालना हुआ तो आप बोलोगे सर S1 स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन अपॉन स्पीड ऑफ सेकंड पर्सन जो होता है वो अंडर रूट T2 बाय T1 होता है। ये फॉर्मूला भी आपकी काफी ज्यादा काम आता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसी प्रॉपर्टी के ऊपर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं अलग से स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं। Two places A and B are 45 किलोमीटर अपार्ट, 45 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। अनिल goes from A to B while सुनील goes from B to A starting at the same time। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ट्रिक्स वगैरह तभी अप्लाई होनी है जब ये स्टेटमेंट गिवन होगा, स्टार्टिंग एट द सेम टाइम। तो अनिल आपका यहां से निकलता है, ए से निकलता है अनिल और बी से निकलता है सुनील। क्लियर? और निकलने के बाद क्या होता है बच्चों, दे क्रॉस ईच अदर इन एग्जैक्टली 1 आवर 30 मिनट। मतलब स्टूडेंट्स ये भी 1.5 आवर चला है और ये भी 1.5 आवर चला है और ये 1.5 आवर चलने के बाद इस पॉइंट पर मिल गए। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अनिल रीचेस बी एग्जैक्टली 1 आवर 15 मिनट आफ्टर सुनील रीचेस ए। बच्चों मीटिंग पॉइंट पर मिलने के बाद अगर सुनील टी आर में पहुंच जाएगा तो अनिल जो है उससे 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुंचेगा। बच्चों क्या मैं 1 घंटे 15 मिनट को 1/4 आवर बोल दूं, मतलब 1.25 आवर बोल दूं फॉर माई कैलकुलेशन। तो ये अगर टी आर में पहुंच रहा है तो वो टी प्लस 1.25 आवर में पहुंच रहा होगा। बोलो हाँ या ना। आपको स्पीड ऑफ अनिल बताना है। मतलब अगर अनिल, जो कि हम ऊपर लिख रहे हैं अनिल का डेटा, अगर ये टोटल टाइम आपको पता पड़ गया, डिस्टेंस आपको 45 किलोमीटर पता है, डिस्टेंस में आप टाइम का डिवाइड दे दोगे अनिल के टाइम का, तो अनिल की स्पीड आ जाएगी। तो हमारा टास्क हो गया बच्चों अनिल का टाइम निकालना, और अनिल का टाइम निकालना मतलब टी की वैल्यू निकाल लेना। तो आपने कही भूली भाली बात क्या कि सर हम थोड़ी देर पहले बात पढ़े कि ये अगर T1 है, ये अगर T2 है, तो इन दोनों का, ये अगर T1 मीटिंग पॉइंट पर मिलने के बाद डेस्टिनेशन पहुंच रहा है, मीटिंग पॉइंट पर मिलने के बाद सेकंड पर्सन डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है, तो T1 इंटू T2 मतलब T इंटू T प्लस 1.25 जो होता है वो T स्क्वायर के इक्वल होता है। स्टार्टिंग पॉइंट से मीटिंग पॉइंट पर पहुंचने में जो समय लगा है इसके स्क्वायर के इक्वल इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, या इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। क्या ये बात क्लियर है? तो आप बोलोगे सर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल 1.5 इंटू 1.5 के प्रोडक्ट के इक्वल दिस इंटू दिस होना चाहिए। तो दिस इंटू दिस मस्ट बी इक्वल टू 1.5 स्क्वायर। तो t इंटू टी प्लस 1.25 इज इक्वल टू 2.25। बच्चों देखो इसको सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है ना, क्वाड्रेटिक बना के हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा स्मार्टली सोचना होता है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि t इक्वल टू 1 प्लेस अगर कर दूं, ऑन पुटिंग t इक्वल टू 1, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी 1 इंटू 1 प्लस 1.25, तो क्या ये 2.25 इंटू 1 बन गया? कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब t की वैल्यू क्या है बच्चों? 1 है। मतलब अनिल को सिटी ए से सिटी बी पर जाने के लिए टोटल टाइम कितना लगता है? 1.5 प्लस 1 प्लस 1.25, 1 प्लस 1.25, तो ये ऐड करने पर आपको कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स? 3.75। अरे क्या मेरी बात समझ में आई भोले भाले बच्चों कि अनिल ने टोटल 3.75 आवर में क्या कर लिया है? ये जर्नी कंप्लीट कर ली है 45 किलोमीटर की। तो स्पीड ऑफ अनिल कितनी होने वाली है स्टूडेंट्स? आप बोलोगे सर स्पीड ऑफ अनिल जो होने वाली है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, 45 अपॉन टाइम कितना है बच्चों यहां? 3.75। कैलकुलेट करने पर आपको कितना मिल रहा होगा स्टूडेंट्स? 12 आवर मिल रहा होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
आई एम डैम श्योर स्टूडेंट्स, जहां तक की बात आपको क्रिस्टल क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैट 2024 के शॉर्ट 1 का एक क्वेश्चन है। एक एपी आपको गिवन है और बच्चों देखो कितनी खूबसूरती से आपको दिया है कि x5 इक्वल टू -4 है, ट्वाइस ऑफ x6 प्लस x9 इक्वल टू x11 प्लस x13। आप इसे सॉल्व करके भी कंडीशन फ्रेम कर सकते हो, लेकिन एक जो अच्छा बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो 2 कॉमन लेगा, तो x6 प्लस x9 मस्ट बी इक्वल टू x11 प्लस x13 बनेगा। और बच्चों यहां से 2 अगर मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया तो क्या x11, x12 और x13 भी एपी में होंगे? इन दोनों टर्म का एवरेज में निकाल रहा हूं तो क्या मुझे मिडिल टर्म x12 मिल जाएगी? x6 प्लस x9 मस्ट बी इक्वल टू x12। बच्चों x5 आपको दिया है -4 के इक्वल। सर x5 अगर -4 के इक्वल दिया है तो x6 की वैल्यू जो होगी वो -4 प्लस डी होगी, बिकॉज x5 और x6 में d का डिफरेंस होना है, x5 और x9 में 4d का डिफरेंस होना है, तो x9 की वैल्यू क्या होगी? -4 प्लस 4d इज इक्वल टू x12। x12 की वैल्यू कितनी होगी सर? x5 से x12 7 का डिफरेंस है, तो 7d ज्यादा होगी। तो आपने कहा सर -4 प्लस 7d। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर चुके हैं ये कंडीशन। आप डायरेक्ट यहां प्लेस कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। x11 को आप लिखते -4 प्लस 6d, x13 को आप लिखते -4 प्लस 8d। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इधर 2 से आप मल्टीप्लाई रखते। ठीक है ना बच्चों, ध्यान दें, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि -4 से -4 कैंसिल हो चुका है और ये d प्लस 4d 5d उधर जाएगा, तो -4 इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? 7d माइनस 5d 2d, तो d विल बी इक्वल टू व्हाट गाइस? -2। d की वैल्यू कितनी आती है? -2 आती है। सर d अगर -2 आ चुका है, आपको x100 की वैल्यू बतानी है। x5 अगर आपका -4 के इक्वल है तो x100 कितना होगा ये कैलकुलेट करना है ना आपको। x100 कितना होगा? तो बच्चे बोलेंगे सर तो 95d ज्यादा है। आप बोलोगे सर x100 जो होगा वो x5 प्लस 95d होगा, मतलब -4 प्लस 95 इंटू -2 -190 -4 -194 इज द करेक्ट आंसर। आई एम डैम श्योर बच्चों ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर है। सीक्वेंस एंड सीरीज में अगर सिंपल एपीबी आपने कवर किया है तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होकर रहेगा। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज फिक्स्ड टू इंश्योर 40% प्रॉफिट। 2024 का क्वेश्चन है गाइस। मतलब अगर सीपी अगर 100x था तो एसपी आपका 140x था। कितनी सिंपल बात है यार। आप इसको फ्रैक्शन से जाना चाहें 5x 7x वो सब कर सकते हैं। इफ द प्रोडक्ट हैड कॉस्ट 40% लेस, अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो 40% लेस होती, मतलब 60x होती, एंड हैड बीन सोल्ड फॉर 5 रुपी लेस, मतलब 140x माइनस 5 होता, देन द रिजल्टिंग प्रॉफिट वुड हैव बीन 50%। बच्चों ध्यान दें, इस केस में क्या होता है बच्चों, रिजल्टिंग प्रॉफिट जो होता है वो 50% होता है। इसको कई शॉर्ट ट्रिक से आप कर सकते हो स्टूडेंट्स, मुझे कोई दिक्कत नहीं आपको शॉर्ट ट्रिक वगैरह से कराने में, लेकिन कई बार हम एग्जाम वगैरह में थोड़ा हैंग हो जाते हैं। हमें जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसको फॉलो करते जाओ, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आप बोलोगे सर क्या बोल रहा है, देन द रिजल्टिंग प्रॉफिट वुड हैव बीन 50%, तो मतलब ये 2 है तो ये 3 होना चाहिए, इनका रेशियो 2:3 होगा। ये सारी बातें मैं करवा सकता हूं आपको, लेकिन प्रॉफिट अगर निकालना है आपको तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट किया तो 140x माइनस 5 में से 60x गया तो 80x माइनस 5 बचा। ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 50% है। मतलब
प्रॉफिट में अगर कॉस्ट प्राइस का डिवाइड देंगे तो 50% प्रॉफिट आएगा, मतलब ये 1/2 होना चाहिए। अरे ये प्रॉफिट है, ये कॉस्ट प्राइस का 50% है, तो प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस का आधा होना चाहिए। कितनी छोटी बात है यार, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करते हैं इक्वल टू 50 आना चाहिए। देखो ये 100 नीचे आएगा, 1/2 बन जाएगा ना, कितनी छोटी बात है यार। क्लियर? आपने सॉल्व किया इसको तो मिलता है सर 160x 160x माइनस 10 इज इक्वल टू 60x। कितनी छोटी बात है। तो आपने कहा सर 100x इक्वल टू 10 आ रहा है सर, ये तो मतलब x इक्वल टू 1/10 आ रहा है। तो आपको पूछा है क्या है, द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज व्हाट। तो आप बोलोगे सर इतनी मासूमियत भरी बातें हमसे मत पूछा करो, 140x की वैल्यू निकालनी है, 140 इंटू 1/10, इतनी छोटी बात है सर, परेशान कर दिया आपने। 14 रुपीज द करेक्ट आंसर। इतना इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। If x is a positive real number such that 4 log base 10x plus 4 log base 100x plus 8 log base 1000x is equal to 13, then the greatest integer not exceeding x is what? तो बच्चों ध्यान दें, क्या छोटी सी बात पता है कि सर क्वेश्चन तभी सिंप्लीफाई होता है लॉग के अंदर जब बेस हम सेम बना लें। हमेशा ट्राई होती है हमारी बेस को सेम करने की। तो इसको किया मैंने 4 बेस log 10x प्लस 4 log 100 को आई कैन राइट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 8 log 1000 इज व्हाट गाइस 10 क्यूब एक्स इक्वल टू 30। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो स्टूडेंट्स? क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि सर ये छोटी सी प्रॉपर्टी अगर नहीं पता है तो पता होनी चाहिए कि log बेस a की पावर n और b की पावर m अगर लिखा है आर्ग्यूमेंट में तो m अपॉन n जो होता है वो आगे m अपॉन n को हम एज ए कोफिशिएंट ले सकते हैं और यहां पावर में से आपका m और n हट जाएगा। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, कई बार अप्लाई किया है, हर बच्चे को ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो इसीलिए बच्चों ये x की पावर 1 है, यहां x की पावर 1 है, तो एक काम करता हूं सर, यहां एक काम करता हूं कि 4 log 10x या ऐसा बोल दूं कि सर ये आर्ग्यूमेंट अगर यहां आपको दिख रहा है, आर्ग्यूमेंट यहां है कोफिशिएंट 4 है, तो क्या ये 4 आर्ग्यूमेंट की पावर बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर मैं यहां 1/2 बाहर लेता हूं तो 4 इंटू 1/2 4/2 log बेस 10x प्लस log प्लस 1/3 बाहर लिया 8 इंटू 1/3 8/3 log बेस 10x। देखो क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सिंप्लीफाई हो चुका है, अब बेस सबके सेम बन चुके हैं। बेस अगर सबके सेम बन चुके हैं तो क्या 4/2 2 बन चुका है, 8/3 तो कैंसिल नहीं हुआ, तो ये सभी कहां चले जाएंगे? पावर में चले जाएंगे। log बेस 10x की पावर 4 प्लस ये 2 पावर में जाएगा log बेस 10 x स्क्वायर प्लस log बेस 10 x की पावर 8/3 और ये कितना दे रखा है आपको? 13 दे रखा है, 13 दे रखा है। क्लियर नाउ? तो अभी आप बोलोगे सर सिंपल सी प्रॉपर्टी हम बच्चे को पता है कि log बेस a m प्लस log बेस a n जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? वो होता है log ऑफ m प्लस n, सॉरी log ऑफ mn। क्लियर? m इंटू n। क्लियर? तो आपने कहा सर ये इस प्रॉपर्टी से हम क्या ले सकते हैं इसको? log बेस 10 x की पावर 4 x स्क्वायर x की पावर 8/3 सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मल्टीप्लाई होंगे तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। 4 प्लस 2 प्लस 8/3 डायरेक्ट कर दो स्टूडेंट्स, 6 प्लस 8/3 तो ये बनेगा आपका 26/3 इक्वल टू 30। अगेन एक छोटी सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, log बेस ए बी इक्वल टू एक्स अगर लिखा है तो वी कैन राइट b इज इक्वल टू a इज टू द पावर x।
तो वी कैन राइट x की पावर 26/3 इक्वल टू 10 की पावर 13। 26/3 इज इक्वल टू 10 की पावर 13। पावर जब ट्रांसफर होती है x की वैल्यू निकालनी है, इनफैक्ट x की वैल्यू निकालनी है। पावर जब ट्रांसफर होती है तो रेसिप्रोकेट हो जाती है, तो 10 की पावर 13, 26 को इधर ट्रांसफर किया तो 3/26, तो अल्टीमेटली 3/2 आया। x की वैल्यू बनती है 10 की पावर 3/2, मतलब 10 इंटू 10 की पावर 1/2। मतलब यहां से हम बोलेंगे सर ये तो 10 इंटू √10 बना। तो आप बोलोगे सर ये 10 इंटू 3.1 समथिंग कुछ बनता है, तो वैल्यू जो आनी है वो 31 पॉइंट समथिंग कुछ आनी है। हमें वो इंटीजर बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्ससीडिंग x इज व्हाट? x की वैल्यू 31 पॉइंट समथिंग है। सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? जो 31 पॉइंट समथिंग से छोटा हो, इससे बड़ा ना हो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होना है वो 31 होना है, जो 31 पॉइंट समथिंग से छोटा होना है। क्लियर? 30 भी होगा जो छोटा होगा, लेकिन हमसे ग्रेटेस्ट पूछा है तो 31 इज द करेक्ट आंसर। आई एम डैम श्योर मेरी बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। Okay students, so that's it from this class. We are going to meet in the next video with some more amazing concept and question. Don't forget to like this video, और अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।